गुड इवनिंग। ये हमारी यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ में पॉलिटी के क्वेश्चन हैं 2022 के। लास्ट दो क्वेश्चन हैं, इसके बाद 2022 के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम 2021 पे स्विच कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड है, कई बार आ चुका है और न्यूज़ में भी ये रहता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन ON1E। ठीक है, ONOE हैज़ इट्स ओन प्रोस्पेक्ट एंड लिमिटेशन इन इंडिया एग्जामिन करना है। ठीक है, तो एग्जामिन करना है तो मेन इसमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, एक तो प्रोस्पेक्ट लिखना है, लिमिटेशन लिखना है, ठीक है, और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से जनरल पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो 3 पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को आ जाता, ठीक है, तो सिंपल प्रोस्पेक्ट और उस पर आप लिमिटेशंस पे ख़त्म कर देते। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी एग्ज़ामिन करना होगा तो एग्ज़ामिन के पॉइंट को आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग में, मतलब कि इसको बोलते हैं कि डीपर एनालिसिस। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी और डीपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, एनालिसिस से और थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जामिन में करना पड़ेगा। ये कीवर्ड है और यही क्वेश्चन को डिफाइन करेगा और इसकी डिमांड को आप किस तरीके से कवर करेंगे अपने आंसर में उसको बताएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने इस्टेब्लिश्ड हाई लेवल वन लेड बाय प्रेसिडेंट इससे बना लिया है। ठीक है, रामनाथ कोविंद की कमेटी जो अभी बनी है, ठीक है, उसको लेकर बना है। इसका इंट्रोडक्शन दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें जैसे अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि वो जो ये आइडिया है ONOE का, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लोकसभा और आपके स्टेट इलेक्शन है वो दोनों साथ साथ में हो। ठीक है, अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, प्लस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक आप डाल दीजिए कोई, कि जैसे 1983 से ये फिर से जो है न्यूज़ में है या फिर फ्रिक्वेंटली रीअपियर होता रहता है ये आइडिया कि वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करे जाए, जबकि 1967 तक इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होता था। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से या इस तरीके से कोई एक तरीका है, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके आएंगे प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट में बेसिकली आपको क्या लिखना है, एडवांटेज जो बोलते हैं वही लिखेंगे। ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट में आएंगे आपके। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है जैसे आपका रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जैसे पॉइंट है रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर का, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर आपके पास डेटा हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपका अभी के टाइम में जो एक्सपेंडिचर है, जैसे एक इलेक्शन का आया जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 60,000 करोड़ का आया। तो अगर ये साइमल्टेनियस हो जाएगा तो हमारा जो कॉस्ट सेविंग है वो आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद रिडक्शन इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से MCC से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, गवर्नेंस इशू क्रिएट हो जाता है। सरकार स्कीम नहीं बना पाती है, कोई स्कीम है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, इनिशिएट नहीं कर सकती, तो वो एक पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आपके फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, तो जब भी क्या करते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, फ्रीबीज बांटती हैं। इलेक्शन होता है जिसको इलेक्टोरल सोप्स बोलते हैं, तो वो बांटती हैं। तो उससे क्या होता है कि अननेसेसरी का फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होता है, जो कि फ्यूचर की जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसको बियर करना पड़ जाता है। कई बार उस तरीके के जो उन्होंने फ्रीबीज अनाउंस किए हैं या फिर जो उन्होंने कमिट किया है, ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक तरीके से आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि दोनों के इलेक्शन जब टाइम पे होंगे तो वो जो डिमांड है या फिर जो भी उनके कमिटमेंट हैं वो अलाइन हो जाएंगे सेंटर स्टेट के। ठीक है, तो अननेसेसरी का जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे क्रिएट होता है वो कम हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा सबको पता है हॉर्स ट्रेडिंग जो कभी भी सरकार टूट जाती है और ये वाला काम है, ये आपका काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इलेक्टोरल सोर्स कॉस्ट सेविंग एंड इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बर्डन है, ठीक है, वो आपका जो मतलब कंसिस्टेंट बर्डन है वो कम हो जाएगा, कि हर साल में 4 से 5 बार इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो
वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल करप्शन कम हो जाएगा। इसको चाहें तो आप इसी पॉइंट में आप क्लब करके लिख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग वाले पॉइंट में। इसके अलावा सिटीजन के लिए एडवांटेज, उनके लिए कन्वीनियंस हो जाएगा, तो ये आपका एक पॉइंट और हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जैसे जो आपकी रिसोर्सेज हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, जैसे पैरामिलिट्री बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, तो ये सब जो हैं आप जैसे साल में एक बार ये टाइम आएगा जब ये इंगेज होंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है 2 बार इंगेज होते हैं और काफ़ी लंबे पीरियड के लिए इंगेज होते हैं। तो फिर एक बार जब इंगेज होंगे तो कॉस्ट भी कम होगी और इस जो हमारा ये फ्रेमवर्क है लॉ इन्फोर्समेंट का, ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपके इसमें और हो सकते हैं। 6 पॉइंट लिखें, 2-3 और, तो जैसे 7-8 पॉइंट आपको याद हैं तो 5-6 पॉइंट जितने आप हैं वो लिख सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है, कोशिश ये करनी है जब भी पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे आप इसका डीपर एनालिसिस, मतलब की पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वही बताएगा कि हाँ इसकी ये एग्जामिन किया आपने। ठीक है, प्रोस्पेक्ट हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या आएगा, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस में क्या है, मेनली सबसे बड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है। एक तो वही है आपका आर्टिकल कौन सा है, 83 है, आर्टिकल 172 है। ठीक है, ये सब इश्यूज़ हैं और इसमें अमेंडमेंट चाहिए होगा। साथ ही साथ जो मिड टेन्योर में अगर सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल हो जाता है तो क्या होगा, तो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। लॉजिस्टिक चैलेंज सबको पता है, इतना बड़ा देश है। ठीक है, तो इतने सारे ईवीएम चाहिए आपको, पर्सनल चाहिए। ठीक है, एक तरीके से ह्यूज प्रेशर आएगा आपके रिसोर्सेज पे, तो वो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि बायस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इसके कहने का मतलब ये है कि एक स्टडी हुई है पहले 2014-15 में। ठीक है, वहाँ पे जो स्टडी वाला ग्रुप था IDFC, उसने बोला कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं तो 77% चांस ये हैं कि जो पार्टी लोकसभा में विन कर रही है वही पार्टी जो है आपकी असेंबली में भी विन करेगी। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जनरली जब 2003 या 4 में जब बीजेपी की सरकार, जो भी जैसे MP था, राजस्थान था, इस तरीके के 3-4 स्टेट्स में हुआ था, चारों जगह ऑल 4 स्टेट्स में उसकी सरकार आ गई थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने उसी माइंडसेट को परखते हुए सोचा कि हम जल्दी इलेक्शन करा लेते हैं, तो फिर लोकसभा के चुनाव पहले हो गए थे, अपने टाइम से पहले। ठीक है, तो ये हालांकि सरकार नहीं बनी थी वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इसके कहने का मतलब ये है कि इससे ये हो जाएगा कि जो पार्टी सेंटर में आएगी उसके चांसेस यही हो जाएंगे कि वही आपकी असेंबली में भी आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे अब बीजेपी MP में आ गई, राजस्थान में आ गई, तो लोग क्या कह रहे हैं कि अब सेंटर में भी वहाँ से वो अच्छी सीट निकालेंगे। यही अगर हार गए होते तो वो बोलने लगते लोग कि नहीं वहाँ से अब सीटें इनकी कम आएगी। तो ये जो अलाइनमेंट है उसको बोलते हैं बायस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका पॉइंट है। ठीक है, अब इसी में एक स्टडी और आई थी कि अगर 6 मंथ का भी गैप दे दिया जाता है, ठीक है, तो जो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हैं दोनों सेम पार्टी को वोट दें वो रिड्यूस कर जाता है अराउंड 60% तक। मतलब पहले 77% तक है, लेकिन अगर 6 मंथ का गैप दे दिया तो वो कितना हो गया, 60% हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कैसे टाइम के साथ जो वोटर माइंडसेट है ये चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, अब उसको अपने हिसाब से आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली फेडरल कंसर्न, जो कि ये तो फेडरलिज्म पे है चैलेंज, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन में कोशिश करिए अगर आपके पास डेटा फैक्ट, क्योंकि डीपर एग्जामिनेशन में ये डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फेडरलिज्म का जो आइडिया है वो एक तरीके से आपका चैलेंज हो जाएगा। जो या फिर कहते हैं जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया है वहाँ पे सब कुछ सेंटर के हिसाब से ही हो जाएगा, स्टेट का रोल एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे और हो गया। लैंग्वेज बायस इन कंसल्टेशन प्रोसेस, तो ये चूँकि अभी आ गया है तो इसलिए ये पॉइंट डाल दिया। अगर नहीं आया होता, ये जो कमेटी बनी है, अगर ये न्यूज़ नहीं आई तो ये पॉइंट यहाँ पे रेलिवेंट नहीं था।
ठीक है, अब चूँकि न्यूज़ आ चुकी है इसलिए डाल दिया कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो एक तरीके से क्या है, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में ही वहाँ पे मांगा गया है। जो आपके कोई आइडियाज़ हैं या आपका कोई कंसर्न है, ठीक है, तो जो और रीजनल लैंग्वेज वाले लोग हैं तो उनके लिए ये दिक्कत की बात है। ठीक है, वो अपने आइडियाज़ कैसे देंगे, तो वो एक पॉइंट आपका और है। ठीक है, और इसके अलावा लीगल कंसर्न में ये है कि सबसे बड़ी ये एसआर बोमई केस में इस चीज़ की बात उठी डिस्कशन में कि अगर कॉमन इलेक्टोरल प्रोसेस हो जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकता है। ठीक है, और वायलेट मीन्स कि जो स्टेट की इंडिपेंडेंस है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो इसी डिस्कशन में तो वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो ये इतने पॉइंट यहाँ पे हो गए। पॉइंट तो चलिए कोई नहीं, इसमें जैसे एक क्वेश्चन पॉइंट और आता है अक्सर कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी इंडिपेंडेंस एक तरीके से चली जाएगी, जैसे आरबीआई की डिमोनेटाइजेशन में चली गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे जो इलेक्टोरल प्रोसेस का ये जो कमेटी बैठी इसमें भी इलेक्शन कमीशन को बहुत रोल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है और उसको ही जगह नहीं दी गई पूरे प्रोसेस में। ठीक है, जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं। तो ये पुअर लिमिटेशन एंड प्रोस्पेक्ट के पॉइंट हैं। ठीक है, कोशिश करनी है थोड़े से फैक्ट डेटा यहाँ पे डालने में। डीपर एग्जामिनेशन का यही मतलब होता है। ठीक है, कि थोड़ा सा डेटा आप डाल दें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल दें, मतलब कि अंदर के पॉइंट बता दें जिससे ये लग जाए कि हाँ आपको ये चीज़ क्यों हो रही है या चीज़ क्यों नहीं हो रही। ठीक है, अब इसमें वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए था। इसको जो ये पीडीएफ बनाई है इसमें तो रह गया बनाना, लिखना है इसको, लेकिन इसमें वे फॉरवर्ड में सिंपल जो चैलेंजेस लिमिटेशंस हैं उन्हीं को एड्रेस करते हैं, वही आपका वे फॉरवर्ड हो जाता है जनरली। ठीक है, तो एक तो इसमें जैसे बिल्डिंग कंसेंसस का पॉइंट लिख दें। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, चूँकि जैसे आर्टिकल 83 172 बताया, आरपीए बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, वीवीपैट आपको चाहिए, ईवीएम चाहिए, ट्रेंड पर्सनल चाहिए, पोलिंग बूथ चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको। इसके अलावा एक बड़ा इशू ये है कि जैसे लीगल कंसर्न में एक पॉइंट और आएगा कि जैसे एक तो वो बताया था स्टेट एग्जिस्टेंस, इसके अलावा जो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, हंग पार्लियामेंट है, ये सब को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात है। ठीक है, कि ये भी होना चाहिए आपका। तो ये आपका ये सब पॉइंट वे फॉरवर्ड के हो जाएंगे। फिर आप जो है इसमें कंक्लूजन लिख सकते हैं। लूमी को वेदर वन नेशन बी स्टॉप्ड ब्रिंगिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें वे फॉरवर्ड देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को आप फ्रंट लाइन पे लाके इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज ये नहीं लिखना चाहे तो सिंपल ऊपर वे फॉरवर्ड आपने दिया है, पहले ही बताया मैंने कि जब कंक्लूजन कुछ ना समझ में आए तो ऊपर के वे फॉरवर्ड या ऊपर के पॉइंट की समरी। तो चूँकि इसमें लिमिटेशन और वो दी हुई प्रोस्पेक्ट, तो उसका तो मतलब है नहीं। वे फॉरवर्ड की सीधे समरी लिख दीजिए आप यहाँ पे कि अगर ये जो वे फॉरवर्ड है इनको एड्रेस करके हम वन नेशन वन इलेक्शन को देश में अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द मेंटेनिंग द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी एंगल ला सकते हैं और अदरवाइज भी ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन क्रिटिकल एग्जामिनेशन का आता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वाला अगर आप एग्जाम्पल मतलब एंगल डाल के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिन है और अगर एक्सप्लेन करना होता तो बिल्कुल नॉर्मल कंक्लूजन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया नंबर 1। नेक्स्ट है डिस्कस इम्पैक्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बेसिकली आपको जानना है, उसको लेके इंट्रोडक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप बेसिक इंडियन जुडिशियल विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्टेन दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट द डॉक्ट्रिन फ्रॉम बेसिक रिव्यू एंड स्ट्राइक कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पे आप चाहते तो लिख देते कि जो केशवानंद भारती का केस था उसके बाद से ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ, जो कि यहाँ पे लिखना मिस हो गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पैरा, यहाँ पे पैरा चेंज करके डॉक्ट्रिन फॉर्म द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन। तो ये पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि
कोई भी एक्ट अगर पार्लियामेंट बनाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही एक्ट क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्राइक डाउन कर मतलब हिट करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू भी कर सकता है और स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है, जैसे कि एनजेएसी को कर दिया था उसने। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये आप बता सकते हैं। दूसरा पैरा जो इसमें लिखा है, पहले पैरा में वहाँ पे आपको केशवानंद भारती केस को मेंशन करना चाहिए था, जो मिस हो गया वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो आपका इंट्रो, आपका सबसे सेफ इंट्रो यही है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है वो लिखिए, और वो किस केस से आई थी, सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रीमलाइन इंट्रो बनेगा वो। ठीक है, इसके बाद आपका हमें पहला पार्ट क्या है, इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट में तो एक तरीके से आप सिग्निफिकेंस जो लिखते हैं वही लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेन तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का प्रिजर्वेशन। अब देखिए क्या, जब इम्पैक्ट लिखिएगा तो कोशिश करिएगा अगर रेलिवेंट आर्टिकल्स आपको याद हैं तो वहाँ पे ज़रूर लिखिए, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद है तो आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि ये एवोल्यूशन की बात हो रही है, एवोल्यूशन का मतलब ये है कि आपको आगे के आर्टिकल पता हो, सॉरी केसेस पता होने चाहिए। ठीक है, जब तक वो केसेस नहीं पता होंगे आप इस मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन आप लिख नहीं पाएंगे कायदे से। ठीक है, तो एक तो क्या है इम्पैक्ट क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। सिंपल केशवानंद भारती केस का एग्जांपल आप यहाँ पे डाल दीजिए, जहाँ पे आपका जो भी आपका सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, जो भी पॉइंट है, फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उनको प्रिजर्व करने की बात है। इम्पैक्ट ये होगा। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब कोर्ट प्रिंसिपल और वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डिसाइड हुआ जुडिशियल, हालांकि ये लिखा है, इसको आप दिखा सकते हैं, जैसे एनजेसी केस में हो गया, या फिर आपका आधार केस हो गया था उसमें हो गया। ठीक है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, पर वो एक तरीके से उसको बाद में सरकार ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही किया हुआ था। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हालांकि नहीं था, एक तरीके से वो बिल पास हुआ, तो उसको रिव्यू करके फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो इसमें आपको एनजेसी को ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंशन कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जैसे कोई और एक्ट है, जैसे अभी देखिए आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो कौन सा एक्ट आपका था, कोऑपरेटिव एक्ट था। ठीक है, 97th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये बात ये एक्चुअली में रिलेवेंट किस में है, ये इंदिरा गांधी और राजनारायण वाला केस है, उससे रिलेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वो वाला एग्जांपल भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट है, तो इसमें आप मिनरल मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड एडिशनल लेयर प्रोटेक्शन फॉर द फंडामेंटल, ठीक है, ये तो चलिए इम्पैक्ट हो गया इसका। तो इसको दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं जहाँ पे इस केस को लेके ये चीज़ की बात हुई। ठीक है, और या तो रेलिवेंट आर्टिकल भी आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ कर लिया। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये चीज़ जनरली इग्नोर कर देते हैं हम लोग, लेकिन यही कोई चीज़ें अगर आप कर देंगे तो आंसर आपका स्टैंड आउट कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो ये आपका इम्पैक्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं एवोल्यूशन पार्ट पे। तो एवोल्यूशन सबको पता है कि स्टार्ट हुआ था आपका आर्टिकल 368 से, और उसके बाद शंकरी प्रसाद केस से। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में सबको पता है यही कहा गया था कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, उस वो लॉ की बात थी कि जो ये लॉ है यहाँ पे, ठीक है, ये लॉ में क्या है, एक नॉर्मल लॉ है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 368। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, इसमें बोला गया नहीं, इसमें लॉ कम में आपके क्या आ जाएंगे, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाएंगे। अब इसमें केशवानंद भारती के पहले चाहें तो हम लोग ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कब कब एक तरीके से काउंटर करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, जहाँ पे ये बोला गया कि लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद केशवानंद भारती का केस आया, इसको थोड़ा सा चाहें तो 2 पॉइंट में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, जो आर्टिकल 368 है, जो वैलिडिटी है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और वो आपकी ठीक लिखा है कि हाँ लॉ का मतलब ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, और कोई भी पार्लियामेंट मतलब कि फंडामेंटल राइट्स
और जो है आपका ले भी सकती है, मतलब कर भी कर सकती है, दे भी सकती है, तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, ले भी सकती है, कट भी कर सकती है, तो वो ठीक है। लेकिन यहीं पे ये क्या लेके आया आइडिया, यहाँ पे आया आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने ही कहानी पलटी और इसने बता दिया, इसमें ये कंडीशन डाल दी यहाँ पे इन्होंने कि अगर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अगर छूते हैं या ये अल्टर होती है तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे आ जाएगा प्रोटेक्शन करने के लिए उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट बस आपको लिख देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया, ये पहले इंदिरा गांधी वाला केस आना चाहिए था, फिर मिनरवा मिल्स आना चाहिए था, और फिर आपका वामन राव वाला केस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका हो गया गो केशवानंद भारती तक हो गया। अब हमारा इंदिरा गांधी वाला केस सबको पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया, और कौन ये बेसिकली किस चीज़ के लिए उनको बाहर जाना था और उनके राइट टू ट्रेवल था, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने डिस्कस भी की है, वो आर्टिकल 21 का जो एक्सपेंशन था वहाँ पे इसको डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसे ही मिनरवा मिल्स को, तो इसमें जनरली इन सब केसेस में कुछ किया नहीं गया। इंदिरा गांधी केस में क्या है, जैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, उसको रीफर्म किया गया, ठीक है। ऐसे ही मिनरवा मिल्स में क्या कर दिया गया, जो जुडिशियल रिव्यू है उसको बता दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका बमन राव केस है, तो इसमें ये कहा गया कि जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आने के बाद से है उन सब पे ये अप्लाई होगा, उससे पहले पे नहीं। जो कि आप पढ़ते हैं कई जगह नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की बात, लॉ को इम्पैक्ट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में आता है कि कुछ सनसेट क्लॉज है, वो सब क्लॉज पढ़ते हैं हम लोग। तो वहीं से ये है कि ये जिस दिन से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया उसके बाद से जो भी अमेंडमेंट वाले एक्ट हैं, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काम करेगा, उसके पहले से जो होंगे उन पे आपका काम नहीं करेगा। तो ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला केस है, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्लब कर दिया, मतलब आगे के जो भी आपके एक्ट हुए, सॉरी जो भी डिसीजंस थे या जो भी केसेस थे, वहाँ बेसिकली एक तरीके से आपकी जो डॉक्ट्रिन थी उसको क्या किया गया, मजबूत किया गया, कोशिश की गई कि उसका डोमेन बढ़ा दिया जाए, या फिर एक तरीके से क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई। तो ये फ्री फेयर हो गया आपका, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में रूल ऑफ लॉ को बना दिया गया, ठीक है। ऐसे ही आपका SR बोमई केस में सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, ये सब जो चीज़ें ऐड की गई थी, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उनको एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है। फिर आयर कोयलो केस है, इसने भी एक्सपेंड हुआ, तो ये आपका बेसिकली एवोल्यूशन है इसका एक तरीके से। तो इसको लिखने का ये तो ऐसा डायग्राम बना दिया, कोशिश करिएगा जब वहाँ पे आप बनाएं, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से अगर ब्लॉक में बना के इस तरीके से बनाएं, ठीक है, और यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं, ठीक है, तो ये एवोल्यूशन का जो स्ट्रक्चरिंग है वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे शंकरी प्रसाद लिख दिया, फिर आपका गोलकनाथ लिख दिया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख दिया, देन आपका केशवानंद भारती केस लिख दिया, ठीक है, फिर आपका इंदिरा गांधी वाला केस लिख दिया। तो ये आप लिख देंगे तो ये आंसर जो है आपका ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन इसका इवोल्यूशन का बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये इसमें जगह थी नहीं इसलिए मैंने इस तरीके का बना दिया, ठीक है, शॉर्ट में करने के लिए। इसके बाद कंक्लूजन में इवॉल्व हो जाए, स्टिल इट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू कन्फर्म द सर्टेन स्टैंडर्ड और वैल्यूज दैट मेंटेन इट द सैंक्टिटी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कंक्लूजन है, आप इसको लिख सकते हैं, और ये ठीक है कि इवॉल्विंग नेचर को लेते हुए कंक्लूड आपने कर दिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें और कुछ बचा नहीं, जितने डायमेंशंस मुझे पता थे मैंने आपको बता दिए। ये हमारा 2022 कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2021 के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे अब जो क्वेश्चंस हैं आगे धीरे धीरे देखिएगा, जैसे 2021 है, ठीक है, 2020 है, तो वहाँ पे रिपीट होने लगेंगे, तो पॉलिटी जल्दी ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्विच करेंगे या तो
सोसाइटी पे स्विच कर जाएंगे या इकोनॉमिक्स पे स्विच कर देंगे, किसी और इस तरीके के पोर्शन पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट हो आपको तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर किसी तरीके का असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो वो अभी आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कैसा लगा वो भी बताइएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।